और बेटा लोग कैसे हो आप लोग। बायो गुरु के इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। बच्चा लोग, आज हम लोग नीट के प्रिपरेशन के सीरीज में आज यूनिट 9 बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन से जुड़े नए एमसीक्यूज ले आए आपके लिए। बच्चों, ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमेशा ट्रिकी क्वेश्चन घुमा के दिए जाते हैं। तो आज हम लोग ऐसे सारे क्वेश्चन देखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, उनको समझेंगे और ऐसा भी देखेंगे कि उनको घुमा के कैसे पूछा जाता है। इसमें असर्शन रीजन और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी हम लोग ट्राई करेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं। तो पहला सवाल क्या है बच्चों, एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक होती है। उसमें क्या किया जाता है, डीएनए के अलग अलग फ्रैगमेंट को सेपरेट किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार किया जाता है। क्योंकि डीएनए पर कौन सा चार्ज होता है बेटा लोग, नेगेटिव चार्ज। इसलिए सभी फ्रैगमेंट किसके तरफ भागते हैं, एनोड की तरफ। और इसमें क्या रहता है, एक एग्रोस जेल का, जो किसके तरह काम करता है, छलनी की तरह काम करता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए फ्रैगमेंट को कैसे सेपरेट किया जाता है, चार्ज के हिसाब से, साइज के, विस्कोसिटी या सीक्वेंस। तो बच्चों, चार्ज तो सब में नेगेटिव है और सभी भागेंगे एनोड की तरफ। लेकिन एग्रोस जेल क्या होता है, एक छलनी होता है। जो छोटा टुकड़ा होगा वो ज्यादा दूर तक जाएगा और बड़ा टुकड़ा क्या होगा, पीछे रह जाएगा। तो बेटा ऐसे अगर सीब हो और इसमें से आपको जाना हो, तो जो छोटा टुकड़ा होगा वो आसानी से घुस के पास होता रहेगा और जो बड़ा टुकड़ा होगा वो फंस जाएगा। इससे छोटा मोटा टुकड़ा होगा तो एक तो आ जाएगा, फिर दूसरे जगह ये धीरे धीरे जाएगा। तो इस टेक्निक में किस बेसिस पे सेपरेशन होता है बच्चा लोग, साइज के हिसाब से। तो सही ऑप्शन क्या है, बी। बच्चों अगला क्वेश्चन देखो, ये डायग्राम बेस्ड सवाल है। यहाँ क्या दिखा रहा है, डायग्राम क्या शो कर रहा है, मल्टीपल बैंड्स फॉर इंडिविजुअल। कई लोगों के लिए कई अलग अलग बैंड है। ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में ऐसा होता है। ये किस वेरिएशन पे आधारित होता है। तो बच्चों, डीएनए फिंगरप्रिंट किस आधार पे होता है, वी एन टी आर सीक्वेंस के आधार पर। वी एन टी आर सीक्वेंस क्या होते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स होते हैं। बच्चों, ये नॉन कोडिंग डीएनए होता है, मतलब इससे मैसेंजर आरएनए नहीं बनता, ना प्रोटीन बनता है। ये मोस्टली 10 से 100 बेस पेयर लंबे होते हैं। और डीएनए में, क्रोमोसोम में कहीं कहीं जगह क्या होते हैं, बार बार ये रिपीट होते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंट में इसका यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि अलग अलग लोगों में इसका रिपीट और इसका नंबर अलग अलग होता है, जिससे हम दो लोगों की पहचान कर सकते हैं। तो बच्चों अगला सवाल है कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में मॉलिक्यूलर ग्लू किसको कहा जाता है, जो दो डीएनए फ्रैगमेंट को जोड़ता है। तो बच्चों, डीएनए लाइगेज क्या होता है, मॉलिक्यूलर ग्लू होता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को क्या कहते हैं, इसको मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं। डीएनए पॉलीमरेज किस में यूज होता है, डीएनए रेप्लिकेशन में। बच्चों एक क्वेश्चन पूछ रहा है, स्टार टैंक बायोरिएक्टर हैव बीन डिजाइन फॉर। स्टार टैंक बायोरिएक्टर्स को क्यों डिजाइन किया गया है। तो बच्चों, बायोरिएक्टर में जो स्टायरल लगा होता है, उसका काम क्या होता है, झाग को कम करना, फोम को कम करना और पूरे जो मीडियम में ऑक्सीजन को समान रूप से घोलना, ताकि बैक्टीरिया अच्छी तरह से ग्रो कर सके। तो इसका सही आंसर क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू द प्रोसेस, जिससे सबको समान रूप में ऑक्सीजन मिले। जो अगला सवाल है कि बीटी क्रॉप का मेजर इकोलॉजिकल रिस्क क्या होता है। तो बच्चों, जो बीटी क्रॉप होता है उसमें बैसिलस थुरिनजेंसिस का क्या किया जाता है, टॉक्सिन डाला जाता है क्रॉप में। तो उससे क्या होता है, जो भी इंसेक्ट आता है उसको खा के मर जाता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा ग्रो किया जाए इसको, तो इंसेक्ट में क्या होता है, इसके खिलाफ रेजिस्टेंस भी डेवलप कर सकता है। तो उससे क्या होगा, फिर ये टॉक्सिन काम नहीं करेगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, बी, रेजिस्टेंट इन पेस्ट। बच्चों अगला सवाल है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, इसको किस बीमारी के इलाज में यूज किया जाता है। तो बच्चों, ये एक महत्वपूर्ण बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, जिसे ट्रांसजेनिक जंतुओं से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से एम्फाइसीमा बीमारी में करते हैं। ये बच्चों, ये फेफड़े यानी लंग्स की बीमारी होती है। जो अगला डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें डायग्राम में दिखाया गया है कि डीएनए को दो जगह कट किया गया और इसके दो फ्रैगमेंट टूट गए। और ये फ्रैगमेंट क्या है, थोड़े थोड़े बाहर लगे लटके हुए हैं, जिनको क्या कहते हैं, ओवरहैंग्स कहते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर बना, जो एंड है, इसका एक नाम दिया जाता है। उसका क्या नाम है, तो इस एंड्स को बच्चों क्या कहते हैं, स्टिकी एंड। अगर डीएनए को
एक ही जगह काटा जाता तो क्या बनता, ऐसे जो फ्रैगमेंट बनते जिनका कोई बाहर हिस्सा लटकता नहीं, उनको क्या कहते हैं हम लोग, ब्लंट एंड। तो यहाँ लटक रहा है तो इनको क्या कहा जाता है, स्टिकी एंड या कोहेसिव एंड। बच्चों अगला क्वेश्चन है, एक बीमारी होता है एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी। इस बीमारी को सबसे पहले जीन थेरेपी से ठीक किया गया। तो इसका पहला स्टेप क्या होता है, तो बच्चों इसका पहला स्टेप क्या होता है, इसमें सबसे पहले जो पेशेंट होते हैं उनका लिम्फोसाइट ब्लड से निकाला जाता है, फिर लैब में इसको ग्रो किया जाता है और उसमें सही डीएनए इंजेक्ट किया जाता है, फिर वापस पेशेंट में ये सेल्स डाले जाते हैं। लेकिन इसका एक कमी है बच्चों कि फिर दोबारा ये प्रोसेस कई बार रिपीट करना पड़ता है, क्योंकि नए सेल्स बनेंगे और टूटते जाएंगे। तो इसमें फर्स्ट स्टेप याद रखना है कि बॉडी से लिम्फोसाइट्स को पेशेंट के ब्लड से निकाला जाता है। अगला सवाल है, गोल्डन राइस यानी सुनहरी धान एक ट्रांसजेनिक वैरायटी ऑफ राइस की है, उसमें क्या सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो बच्चों गोल्डन राइस को विटामिन ए की कमी दूर करने के लिए बनाया गया था। तो इसमें क्या है, इसमें बीटा कैरोटीन जीन डाला गया है। तो बीटा बीटा कैरोटीन जीन क्या होता है, विटामिन ए का प्रिकर्सर होता है, जिससे विटामिन ए बनता है, जो शरीर में जाकर विटामिन ए बनाएगा। इसी वजह से इसका रंग क्या होता है, हल्का पीला होता है, इसीलिए इसको गोल्डन राइस कहा जाता है। बच्चों अगला डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि पीसीआर में 3 स्टेप होते हैं, पहले में टेम्परेचर 94, फिर 52 और वापस 72 डिग्री किया गया है। तो 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे क्या होता है, तो बच्चों सबसे पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है, डीएनए डीनेचुरेशन। ये पहला स्टेप है जिसके लिए टेम्परेचर कितना है, 94। सेकेंड स्टेप क्या होता है, प्राइमर एलिनिंग, जिसका टेम्परेचर कितना होता है, 55 डिग्री सी। तो सही आंसर क्या है, प्राइमर एनिलिंग। इसमें प्राइमर जोड़ के स्टार्ट करता है डीएनए सिंथेसिस को। और थर्ड स्टेप में क्या होता है, इलोंगेशन होता है, जिसमें डीएनए क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है। इसको क्या कहते हैं, एक्सटेंशन। ये 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, यहाँ 55 पूछा है, तो आंसर क्या है, प्राइमर एनिलिंग। तो अगला सवाल है, 1997 में एक अमेरिकी कंपनी ने भारतीय बासमती चावल को अपना किस्म बताकर कैसे इसको पेटेंट करा लिया। तो बच्चों ये यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस में बताया कि बासमती राइस हमारा वैरायटी है और उसको पेटेंट करा लिया था। तो ये किसका उदाहरण है बच्चों, ये बायोपायरेसी का उदाहरण है, क्योंकि ये तो क्या था, ये हमारा वैरायटी था, ये इंडियन था, लेकिन क्योंकि ये लोग पेटेंट करा लिया अमेरिका पे, तो इसलिए वो अमेरिका कहा ये हमारा है, फिर भारत ने इसका कड़ा विरोध किया था। बच्चों अगला सवाल है, कौन सा भारतीय ऑर्गेनाइजेशन है जो देखता है जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च को और इंश्योर करता है कि ये सेफ हो और सभी लोगों के खाने लायक हो या यूज करने लायक हो। तो भारत सरकार ने जो संस्था बना है उसका क्या नाम है, जीईएसी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रीजल कमेटी। कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड जीव हो, पौधा हो, वो सुरक्षित है या नहीं और उसे जनता के लिए जारी करना चाहिए या नहीं, इसका फैसला यही कमेटी लेता है। बच्चों अगला सवाल है, इनमें से किसको यूज किया जाता है जीन को डिलीवर करने के लिए, किसमें, एनिमल सेल्स में। तो बच्चों जैसे प्लांट के केस में एग्रोबैक्टीरियम होता है, वैसे एनिमल के केस में ज्यादातर किसका यूज किया जाता है, रेट्रोवायरस का। टीआई प्लाज्मिड का यूज कहाँ किया जाता है, ये प्लांट्स में किया जाता है। PBR332 तो एक क्लोनिंग वेक्टर है, और बायोलिस्टिक जीन गन भी डायरेक्ट डीएनए के एंट्री के लिए होता है। लेकिन सबसे ज्यादा यूज किसको किया जाता है, रेट्रोवायरस को। और डिसआर्म्ड का क्या मतलब है, कि इसके हानिकारक जीन्स को हटाकर इसको सुरक्षित किया जाता है, जो हमारे जीन को वहां जाके सही पोजीशन पे जोड़ दे। बच्चों अगला क्वेश्चन है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में जो डीएनए पॉलीमरेज डाला जाता है वो कहाँ से आता है। तो बच्चों पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में आप लोग देखे हैं, पहले 94 डिग्री रहता है, फिर 55 डिग्री, फिर 72 डिग्री। तो इन टेम्परेचर में किसी एंजाइम को डाला जाए तो वो क्या हो गया, एंजाइम नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए हम लोग एक जो डीएनए पॉलीमरेज डाला जाता है वो कैसा होता है, टैक पॉलीमरेज होता है। और टैक का क्या मतलब है, थर्मस एक्वेटिकस। तो ये एक बैक्टीरिया होता है जो गर्म झरनों में रहता है, इसी बैक्टीरिया का डीएनए पॉलीमरेज लिया जाता है, क्योंकि ये क्या होता है,
हीट सेंसिटिव होता है। तो इसका सही आंसर क्या है? बी, थर्मस एक्वेटिकस से लिया जाता है। बच्चों अगला सवाल है जीन गन, जिसे बायोलिस्टिक्स भी कहते हैं। इससे भी क्वेश्चन आ सकता है कि बायोलिस्टिक्स क्या है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में जीन गन कहते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ माइक्रो पार्टिकल यूज किए जाते हैं जो क्या करते हैं, डीएनए को इन कोड पर चिपकाया जाता है और बहुत तेजी से सेल्स पे फायर किया जाता है। तो यहाँ पूछ रहा है इसमें कौन से पार्टिकल्स के ये बने होते हैं। तो बच्चों ये मोस्टली गोल्ड और टंगस्टन के बने होते हैं। इसका क्या कारण है? क्योंकि गोल्ड और टंगस्टन मजबूत होते हैं और सेल मेम्ब्रेन को आसानी से छेद कर अंदर जा सकते हैं। और दूसरा कारण है, गोल्ड और टंगस्टन क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं। ये किसी दूसरे रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, जिससे सेल को नुकसान नहीं होगा। बच्चों हमारा जो इंसुलिन होता है वो कई स्टेप में बनता है। इसमें एक स्टेप होता है जिसमें सी पेप्टाइड को रिमूव किया जाता है, किससे? प्रो इंसुलिन से। तो ऐसा क्यों किया जाता है? तो शरीर में जो इंसुलिन पहले बनता है उसे प्रो इंसुलिन के रूप में जाना जाता है। इसमें एक हिस्सा होता है सी पेप्टाइड, इसको हटाया जाता है। क्यों हटाया जाता है? टू मेक इंसुलिन मैच्योर, जो इसको सक्रिय इंसुलिन एक्टिव बनाने के लिए और पूरी तरह फंक्शनल के लिए। अगर जुड़ा रहे तो वो फंक्शनल नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या है? टू मेक द इंसुलिन मैच्योर एंड एक्टिव। बच्चों अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिससे हम क्राइजिन लेते हैं और बीटी कॉटन में डालते हैं। तो बच्चों इसका सही आंसर है बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। तो जो ये बैक्टीरियल बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस है बच्चों, ये मिट्टी में पाए जाने वाला एक बैक्टीरिया है जो एक प्रोटीन बनाता है, जो कीड़ों के लिए क्या होता है, जहरीला होता है। तो जब ये कीड़े खाएंगे इस टॉक्सिन को तो वो मर जाते हैं। तो इसी जीन को हमने किस में डाला है? कॉटन प्लांट में डाला है। और मिलता किससे? बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस से। अगला असर्शन रीजन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है रिकॉग्निशन सीक्वेंस आर पैलिंड्रोमिक इन नेचर। दूसरा रीजन क्या है? दी रीड द सेम ऑन द स्टूटन व्हेन द ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग इज केप्ट द सेम। तो बच्चों ये क्वेश्चन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से है। तो कोई भी डीएनए होता है तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, उसका एक रिकॉग्निशन साइट होता है। कुछ डीएनए के सीक्वेंस होते हैं जो ये पढ़ के वहां बैठता है, फिर डीएनए को काटता है। तो इसमें सीक्वेंस जो होते हैं उनका नेचर क्या होता है? पैलिंड्रोमिक होता है। तो पैलिंड्रोमिक का क्या मतलब होता है? पैलिंड्रोमिक का जैसे मतलब, मान लीजिए एक शब्द है मलयालम। तो मलयालम कैसे लिखते हैं? MALAYALAM, मलयालम। बहुत लंबा उदाहरण हो गया है। तो अगर हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे इधर से, तो AMALAYALAM है। अगर इधर से पढ़ा जाए तो MALA, तो जो एम है इधर से भी फर्स्ट है, फिर ए आ रहा है, फिर एल आ रहा है, फिर ए रहा है। जो क्रम इधर से है वही क्रम इसको उल्टा पढ़ने पे भी होगा। तो ऐसे चीज को क्या कहते हैं? पैलिंड्रोमिक कहते हैं। तो अगर जीन्स में देखा जाए, तो अगर एक सीक्वेंस है GAATTC, तो इसका अगर दूसरे स्टैंड पे देखा जाए तो इसका ऑपोजिट सीक्वेंस क्या होगा? G, T के नीचे A, दो टी के नीचे, ए के नीचे टी और जी के नीचे सी। तो अगर पढ़े तो GAATTC, इधर से भी पढ़े तो क्या होगा? GAATTC। तो इसको क्या कहते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं, ये डीएनए के कुछ हिस्से जिसमें पैलिंड्रोमिक होते हैं वहीं आके बैठते हैं और इसको काटते हैं। तो ये वाला सही है कि रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या होते हैं? पैलिंड्रोमिक नेचर होते हैं। और अगर रीड द सेम वे, अगर तुम ये 5 से 3 है और ये क्या है, 3 to 5 है, तो हमेशा 5 to 3 से पढ़ने पे सीक्वेंस क्या होंगे? एकदम सेम होंगे। तो ये रीजन भी, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बच्चों अगला असर्शन रीजन क्वेश्चन आरएनएआई से है। आरएनएआई क्या होते हैं? इसमें जीन्स को क्या किया जाता है? साइलेंस किया जाता है। किसके मदद से? डबल स्टैंड आरएनए मॉलिक्यूल की मदद से। इसका रीजन क्या है? डबल स्टैंड आरएनए क्या करता है? ट्रांसक्रिप्शन को रोक देता है। तो यहाँ बच्चों क्या होता है, जो डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है। और ये आरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होते हैं जो उन आरएनए से जुड़ जाते हैं और फिर क्या हो जाता है, इसको तोड़ देता है, इसके टुकड़े हो जाते हैं। तो आगे क्या होता है, ये आरएनए इनएक्टिव हो जाता है। तो कौन सा प्रोसेस नहीं होगा? आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। तो ट्रांसलेशन क्या होगा? नहीं होगा।
तो पहला चीज तो कही कह रहा है कि आरएनएआई में क्या होता है, जीन्स को साइलेंस करने का मतलब है डीएनए से कोई प्रोडक्ट ना बने। वो कैसे होता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल की मदद से जो इससे बाइंड कर जाता है। लेकिन ये प्रोसेस रोकता किसको है, ट्रांसक्रिप्शन तो हो ही रहा है, तभी तो आरएनए बना और वो आरएनए से चिपक के उसको क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया। तो ट्रांसक्रिप्शन से तो आरएनए बना ही था, क्या नहीं होता, ट्रांसलेशन नहीं होता। तो ये रोकता किसको है, ट्रांसलेशन को। तो ए तो सही है, आर क्या है, गलत है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सी। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, जो पहला ट्रांसजेनिक गाय बना था उसका क्या नाम था, रोजी। तो इसके मिल्क में क्या था, एक ह्यूमन के पीने के लिए एक प्रोटीन को ज्यादा बढ़ा दिया था। वो प्रोटीन कौन था, तो बच्चों वो प्रोटीन क्या था, अल्फा लैक्ट एल्बुमिन था। अल्फा लैक्ट एल्बुमिन था। तो बच्चों इसका मात्रा कितना होता है, 2.4 ग्राम होता है। ये भी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो और रोजी कब बना था, 1997 में बना था। तो इन चीजों को याद रखना है, तीनों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, ट्रांसजेनिक मॉडल्स जो बनाए जाते हैं, जो ऑर्गेनिज्म बनाए जाते हैं, वो किस बीमारी के स्टडी के लिए किए जाते हैं। तो बच्चों कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, आर्थराइटिस, एल्जेमियर, इन सारे चीजों का अध्ययन सबसे पहले किसमें किया जाता है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स में किया जाता है। उसके बाद इसकी दवाइयाँ या जीन ह्यूमन में यूज होती है। बच्चों अगला क्वेश्चन है कि जितने भी दुनिया में ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए गए हैं उसमें सबसे ज्यादा प्रतिशत किसका है। तो दुनिया में बच्चों जितने भी ट्रांसजेनिक जार्मन है उसमें से 95% क्या है, माइस, चूहे है। चूहे पे ही मुख्यतः ट्रांसजेनिक चूहे को बहुत ज्यादा बनाया जाता है, क्योंकि इस्तेमाल कैंसर, इम्यूनोलॉजी, जेनेटिक्स के रिसर्च में किया जाता है। बच्चों पोलियो वैक्सीन बनाया गया था, उसको ह्यूमन में देने से पहले किस जानवर पर टेस्ट किया गया था। तो बच्चों किसी भी वैक्सीन को बड़े जानवरों पर टेस्ट करने से पहले सबसे पहले किस पे टेस्ट किया जाता है, ट्रांसजेनिक माइस पे। अगर चूहे पर वैक्सीन सुरक्षित और सफल रहती तभी उसे फिर बंदरों पे दिया जाता है, फिर लास्ट में इंसानों पे टेस्ट किया जाता है। बच्चों अगला क्वेश्चन है, हम लोग जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना देते हैं उसका क्या रिस्क होता है, फायदे भी है रिस्क भी है। तो रिस्क क्या होता है कि ट्रांसजेनिक जानवर बनाने में क्या होते हैं, उनसे इंसानों में जानवरों की बीमारी आ सकती है, या प्राकृतिक प्रजातियां खत्म हो सकती है, जिससे बायोडाइवर्सिटी कम होगा, इंसान को बीमार कर सकते हैं। नेचुरल जीन पूल को भी हम लोग डिस्टर्ब करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, उपयोग सभी, ऑल ऑफ द अबव। इसीलिए सख्त नियम इसके लिए बनाए गए हैं कि किसको कब टेस्ट किया जाए, और हमेशा लैब में कॉशस रह के इनका टेस्ट किया जाता है। बच्चों इसमें एक डायग्राम दिखाया गया है जिसमें डबल स्टैंड आरएनए क्या है, मैसेंजर आरएनए को तोड़ रहा है। तो इससे क्या फायदा होता है, तो बच्चों इससे क्या किया जाता है, जीन को साइलेंस किया जाता है, जीन साइलेंसिंग किया जाता है। जो आरएनए बना रहा है उससे क्या हो जाता है, ये जुड़ जाता है। कौन जुड़ जाता है, आरआईएससी जुड़ जाता है, और इसको क्या कर देता है, टारगेट मैसेंजर आरएनए को काट देता है, जिससे जीन से कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा और जीन क्या हो गया, शांत हो गया या साइलेंस हो गया। बच्चों अगला सवाल है, जब कोई बड़ी कंपनी या देश किसी दूसरे कंट्री की बायो रिसोर्स जैसे कोई मेडिसिनल प्लांट हो या ट्रेडिशनल नॉलेज हो बिना परमिशन और बिना पैसे दिए यूज करते, तो उसे क्या कहते हैं। तो बच्चों उसे बायो पायरेसी कहते हैं। ये एक तरह की बायोलॉजिकल चोरी है। बच्चों अगला सवाल है, जब कोई साइंटिस्ट या कंपनी कोई नया बायोलॉजिकल इन्वेंशन करती है, जैसे कोई नया वैक्सीन या ट्रांसजेनिक प्लांट, तो गवर्नमेंट उन्हें एक लीगल राइट देती है, जिसे क्या कहते हैं, इसको बच्चों बायो पेटेंट कहा जाता है। इसके बाद कोई और उनकी परमिशन के बिना उस इन्वेंशन का कॉमर्शियल यूज नहीं कर सकता। बच्चों अगला क्वेश्चन है कि किसी बैक्टीरियल सेल को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए क्यों क्या करें, वो बैक्टीरियल सेल आसानी से डीएनए को अपने सेल में ले ले, हम लोग क्या ट्रीट करते हैं। तो बैक्टीरिया डीएनए को इजीली एब्जॉर्ब नहीं करता, क्योंकि डीएनए कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। इसलिए हम पहले सेल्स को क्या देते हैं, डाईवायलेंट कैटायन यानी कैल्शियम दिया जाता है।
तो कैल्शियम से ट्रीट करते हैं, इससे क्या होता है, सेल वॉल के पोर्स का साइज चेंज हो जाता है और फिर उसके बाद हीट शॉक देने पर डीएनए सेल के अंदर इजीली एंटर कर लिया जाता है। तो बच्चों कैल्शियम को याद रखना, ये सेल में, बैक्टीरियल सेल में खासकर डीएनए एंट्री करने से पहले ट्रीट किया जाता है। अगला सवाल है, एडिबल वैक्सीन यानी वो वैक्सीन जो हम लोग डायरेक्ट मुंह से खा सकते हैं, इनका एडवांटेज क्यों है? तो बच्चों जो एडिबल एडिबल वैक्सीन है, ये सेफ है, सस्ते होते हैं और इजीली हम लोग इसको ले सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई इंजेक्शन का जरूरत नहीं होता कि उसको सुई से लगाया जाए। इनको ओरली लेते हैं, ये फलों के साथ सब्जियों में डाला जा सकता है, उससे भी खा सकते हैं। इसका एक खास फायदा होता है, ये म्यूकोसल इम्यूनिटी इंड्यूस करता है। ये कैसे करता है? क्योंकि ये, इसमें इम्यूनोग्लोबिन ए और जी होता है जो सिस्टेमिक इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, जिससे हम पैथोजन से लड़ सकते हैं। तो एडिबल वैक्सीन के कई फायदे हैं, जिसमें से एक फायदा क्या है, इंड्यूस म्यूकोसल इम्यूनिटी। ये सस्ते भी होते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। ये हीट सेंसिटिव बिल्कुल नहीं होते, इसको हम लोग ऐसे नॉर्मली भी रख सकते हैं और इनमें कोई इंजेक्शन का जरूरत नहीं होता। जब रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में कोई जीन डाला जाता है, तो हमें कैसे पता चलता है कि वो जीन सच में बैक्टीरिया के अंदर गया कि नहीं गया? तो इसके लिए एक टेक्निक है जिसको ब्लू हाइट स्क्रीनिंग कहा जाता है। तो बच्चों, ये एक कलर बेस्ड तरीका है। अगर हम अपना जीन ऐसे जगह पे डालें जहां बैक्टीरिया का क्या जीन था, बीटा गैलेक्टोसाइडेस जीन था, तो ये अगर हमारा मान लीजिए ये पूरा जीन था और यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेस का जीन था, तो अगर हम अपना जीन इसमें डाल दिए, ये हमारा जीन था, इसको दूसरे कलर से बना देते हैं, ये हमारा जीन था, और जो रिकम्बिनेंट है उसमें क्या होगा, हमारा जीन चला जाएगा और बीटा गैलेक्टोसिस का इरेक्टिवेट हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि वो एंजाइम, तो बीटा गैलेक्टोसिडेज वाला एंजाइम क्या होगा, नहीं बनेगा। जो हमारा रिकॉम्बिनेंट होगा उसमें नहीं बनेगा और जो रिकॉम्बिनेंट नहीं है उसमें बनता रहेगा। तो इसमें क्या डालते हैं, एक कलरिंग एजेंट डालते हैं। अगर ये एंजाइम बन रहा है तो वो क्या करेगा, उसके कलर को चेंज करेगा। अगर ये वो एंजाइम नहीं बन रहा है क्योंकि हमारा जीन उसके जगह चला है, तो उसका कलर वैसे का वैसा ही रह जाएगा। तो इसको क्या कहा जाता है बच्चों? इसको एक टर्म दिया गया है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का क्या मतलब है कि चला गया तो इस जीन को इनएक्टिव कर दिया, कि इस जीन को, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग में यही टेक्निक यूज किया जाता है। बच्चों अगला क्वेश्चन है, ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए जाते हैं किसके लिए? केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग के लिए। ऐसा क्यों होता है? तो बच्चों सेफ्टी टेस्टिंग के लिए हम ऐसे एनिमल बनाते हैं जो टॉक्सिक केमिकल के प्रति क्या हो, मोर सेंसिटिव हो, एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो। इसका क्या फायदा है? इसका फायदा ये होता है कि जब हम ऊपर कोई ड्रग या केमिकल टेस्ट करें तो साइड इफेक्ट बहुत जल्दी और क्लियर दिखाई दे, जिससे हम सेफ्टी एनालिसिस आसानी से कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन आरएनए इंटरफेरेंस से है। इसमें कह रहा है, जब डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनता है तो उसको कौन, छोटे छोटे टुकड़ों में कौन एंजाइम काटता है? तो बच्चों आरएनएआई का मैकेनिज्म देखा जाए सेल के अंदर, तो इसमें क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनता है, तो एक स्पेशल एंजाइम जिसका क्या नाम है, डाइसर। ये डाइसर क्या करता है, उस छोटे फ्रैगमेंट से, मान लीजिए यहाँ एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया, तो कौन आ जाता है, डाइसर आ जाता है। और डाइसर क्या करता है, ऐसे जगहों को आइडेंटिफाई करता है और इसको फिर क्या करेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है। यही फ्रैगमेंट बाद में किससे जुड़ जाते हैं, आरआईएससी कॉम्प्लेक्स के साथ मिलकर टारगेट मैसेंजर आरएनए को डिस्ट्रॉय करते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन है, जो बीटी टॉक्सिक प्रोड्यूस होता है बैसिलस थुरैन्जेंसिस से बीटी कॉटन में, तो जब इंसेक्ट खाते हैं तो क्या होता है, उनके गट में क्या होता है? तो कीटों के आंत का पीएच बच्चों क्या होता है, एल्केलाइन होता है। तो जब ये एल्केलाइन पीएच होता है तभी ये बीटी टॉक्सिन एक्टिवेट होता है और इंसेक्ट को मार देता है। बच्चों अगला सवाल है, बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स को क्यों डेवलप किया जाता है? तो बच्चों इसको न्यूट्रिशनल वैल्यू, न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ाने के लिए किया जाता है। बच्चों अगला सवाल है, फ्लेवर सैबर टोमेटो में क्या होता है? तो बच्चों फ्लेवर सैबर टोमेटो क्या होता है, एक टोमेटो का ट्रांसजेनिक वैरायटी है, जिसमें क्या किया जाता है, टमाटर बहुत जल्दी 2 3 4 दिन में क्या हो जाते हैं, पक के खराब हो जाते हैं। उसके राइपनिंग को रोकने के लिए इसको बनाया गया था, जिससे उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाए।
बच्चों अगला सवाल है, एलिसा में क्या डिटेक्ट किया जाता है? तो एलिसा एक एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे है, इसमें एंटीजन एंटीबॉडी के बीच इंटरेक्शन को देखा जाता है। बच्चों अगला क्वेश्चन है, जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाया जाता है उसमें इंसुलिन में दो अलग अलग चेंज होते हैं प्रोटीन के, चेन ए और चेन बी। इनको क्यों अलग अलग बनाया जाता है, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बच्चों पहला इंसुलिन जो फैक्ट्री में बनाया गया था जेनेटिकली इंजीनियर से, वो कौन बनाया था? एक अमेरिकी कंपनी थी, एली लिली। ये भी पूछा जाता है और किस ईयर में बना था? 1983 में। तो उन्होंने इंसुलिन के चेन ए और चेन बी को अलग अलग प्रोड्यूस किया। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया प्रो इंसुलिन से सी पेप्टाइड को निकालकर उसे मैच्योर नहीं कर सकता। नॉर्मली क्या होता है, ये सब साथ में जुड़े होते हैं, फिर क्या होता है हमारे सेल के अंदर इस बन जाता है और सी पेप्टाइड अलग हो जाता है। तो बैक्टीरिया ये काम नहीं कर सकता, इसलिए क्या किया गया, दोनों को अलग अलग बनाया गया और वापस बाद में इसको लैब में दोनों को जोड़ के अपना इंसुलिन बना लिया गया। बच्चों वैक्सीन कई तरह के होते हैं। एक वैक्सीन होता है सेकेंड जनरेशन वैक्सीन, जिसका उदाहरण क्या है? हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सेकेंड जनरेशन वैक्सीन का क्या उदाहरण है। तो इनको कैसे बनाया जाता है? तो इसे हम बैक्टीरिया या ईस्ट के अंदर बना सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी यूज किसके। इसमें पूरे पैथोजन की जगह सिर्फ उसका सरफेस एंटीजन, इसको याद रखना है, इसमें क्या लिया जाता है? सरफेस एंटीजन का यूज करते हैं। तो कैसे करते हैं? इसमें पूरे पैथोजन जी का जो सरफेस एंटीजन का प्रोटीन होता है उसे ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से ईस्ट के अंदर बनाया जाता है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, थर्ड जनरेशन वैक्सीन का दूसरा क्या नाम है? तो वैक्सीन की बच्चों तीन जनरेशन होती है। पहला को क्या कहते हैं? इसमें जो बैक्टीरिया या ऑर्गेनिज्म, कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है उसको मार दिया जाता है या उसको कमजोर किया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? किल्ड और वीकेंड। जो सेकेंड जनरेशन वैक्सीन होता है उसको कैसे बनाया जाता है? रिकॉम्बिनेशन डीएनए से। और थर्ड जनरेशन वैक्सीन किसको कहते हैं? ये डीएनए होता है, इसको डीएनए वैक्सीन कहा जाता है। तो यहाँ सही ऑप्शन क्या है? डीएनए वैक्सीन को थर्ड जनरेशन वैक्सीन कहते हैं। इसमें पैथोजन का जेनेटिक मटेरियल डायरेक्टली यूज किया जाता है ताकि हमारे सेल खुद एंटीजन प्रोड्यूस करे और इम्यूनिटी डेवलप हो। जो अगला डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें क्या दिखाया जा रहा है? एक प्लाज्मिक वेक्टर है और एक फॉरेन डीएनए है। इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काट रहा है और दोनों को वापस जोड़ दिया जा रहा है। तो क्वेश्चन क्या है कि कौन सा एंजाइम इन दोनों फ्रैगमेंट को जोड़ रहा है, ये कौन है? तो बच्चों ये है मॉलिक्यूलर ग्लू, जिसका क्या नाम है? डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज दोनों को जोड़ता है। बच्चों जो पहला रिकम्बिनेंट इंसुलिन बना था ह्यूमुलिन, जिसको क्या कहते हैं? ह्यूम्यूलिन कहते हैं, एली लेली ने बनाया था। इसमें किस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये बनाया गया था? तो बच्चों इसका सही आंसर क्या है? एस्चेरिशिया कोलाई। ई कोलाई के प्लाज्मिड में ह्यूमन इंसुलिन का ए और बी चेन डाला गया, डीएनए सीक्वेंस को डाला गया और ई कोलाई ने अपने सेल के अंदर इसको बनाया था। तो अगला क्वेश्चन है, कौन सा वैक्सीन है जो कंजुगेट वैक्सीन है? तो बच्चों कंजुगेट वैक्सीन क्या होते हैं? तो बच्चों कुछ बैक्टीरिया की बाहरी परत किसकी बनी होती है? पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। ये जो पॉलीसेकेराइड होता है ये छोटे बच्चों का इम्यून सिस्टम आसानी से नहीं पहचान पाता है। तो इसमें क्या किया जाता है? कंजुगेट वैक्सीन में इस कमजोर पॉलीसेकेराइड का एक हिस्सा एक कैरियर प्रोटीन के साथ जोड़ दिया जाता है। जब ये शरीर में जाता है तो हमारे इम्यून सिस्टम उस मजबूत प्रोटीन को देख लेता है और उसके साथ जुड़े इस कमजोर हिस्से के खिलाफ भी एक शक्तिशाली और लंबे समय तक चलने वाला इम्यूनिटी को डेवलप किया जाता है। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? HIV। इसका फुल फॉर्म क्या है बच्चों? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी होता है। तो ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी टाइप बी है। तो बच्चों याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉन्जुगेट वैक्सीन का एग्जाम्पल क्या है? HIV, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी टाइप बी। जो अगला असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है, इसमें असर्शन क्या है कि टॉक्सिकॉइड वैक्सीन जो होते हैं वो लाइव वैक्सीन से अधिक सेफ होते हैं। ऐसा क्यों होता है बच्चों? ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो जो लाइव वैक्सीन होते हैं, जीवित टीके होते हैं, उसमें क्या करते हैं? माइक्रोब्स को क्या किया जाता है? बहुत वीक करके डाला जाता है।
लेकिन जो बहुत कम इम्यूनिटी वाले लोग होते हैं उसमें ये थोड़ा सा अमाउंट भी एक उनके खिलाफ काम कर सकता है। इसके ऑपोजिट जो टॉक्सिकॉइड वैक्सीन होते हैं इसमें कोई लाइव नहीं होता, इसलिए उसमें कोई खतरा होने का बात नहीं होता, वो सेफ होते हैं। अब रीजन की बात करें, जो टॉक्सिकॉइड वैक्सीन होते हैं उसमें क्या होते हैं, ये इनएक्टिवेट होते हैं, ये निष्क्रिय जीवाणु माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो बच्चों ये पॉइंट भी सही है। तो इसका आउटकम क्या है, जो कि टॉक्सिकॉइड वैक्सीन केवल निष्क्रिय टॉक्सिन होते हैं, डीएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स होते हैं, तो उनमें से कोई लिविंग बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, इसलिए ये ज्यादा सेफ है। तो यहाँ बोथ ए आर ट्रू है। जो अगला क्वेश्चन है, वैक्सीन में एडजुवेंट क्यों ऐड किए जाते हैं। तो ये जो एडजुवेंट्स होते हैं ये हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम को क्या करता है, एनहांस करता है। इससे शरीर की इम्यून मेमोरी बढ़ती है और नेक्स्ट इन्फेक्शन में हम लोग को ज्यादा इम्यूनिटी मिलता है। जो अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन जिसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है। तो बच्चों जो बीसीजी है ये लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है, तो ये डीएनए टेक्नोलॉजी से नहीं बना है। जो ओरल पोलियो वैक्सीन है ये भी लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है। हेपेटाइटिस बी है ये सेकेंड जनरेशन वैक्सीन है, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से। रैबिस का है ये इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन है। तो इसमें सही आंसर क्या है, सी हेपेटाइटिस बी। तो अगला क्वेश्चन है, जो ह्यूमन इंसुलिन है उसमें टोटल कितने एमिनो एसिड होते हैं। तो बच्चों जो चेन ए होता है उसमें 21 एमिनो एसिड होता है और चेन बी होता है उसमें 30 एमिनो एसिड्स होते हैं। तो टोटल कितने होंगे, सी 51। बच्चों अगला डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें क्या दिखाया जा रहा है कि प्रोटोटॉक्सिन क्या हो रहा है, इंसेक्ट के गट में जा रहा है और क्या कर रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, एक्टिव टॉक्सिन में बदल जा रहा है। इससे मेन इफेक्ट क्या है, तो बच्चों इसमें हम लोग देख सकते हैं ये क्या करता है, जो एक्टिवेटेड टॉक्सिन होते हैं वो एपिथेलियल सेल्स में क्या कर देते हैं, पोर बना देते हैं, जिससे सेल लाइसिस हो जाता है। तो इसका क्या मेन मैकेनिज्म है एक्शन का, सेल मेम्ब्रेन को लाइसिस करना, तोड़ना। बच्चों असर्शन रीजन में असर्शन क्या कह रहा है कि जीवित जीवों को प्रभावित करने वाले किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग हो, इसके लिए क्या जरूरी होता है, इसके लिए कुछ एथिकल स्टैंडर्ड्स का जरूरत होता है। तो ये सही बात है। दूसरा रीजन क्या कह दे रहा है कि जब हम किसी जीव के जीन में बदलाव करते हैं तो उससे पर्यावरण में छोड़ते हैं, तो उसका जो अनप्रेडिक्टेबल नेचर होता है वो इकोसिस्टम को क्या कर सकता है, हार्म कर सकता है। इसके रिजल्ट क्या हो सकते हैं, अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हैं। तो इसका रीजन भी सही है। तो चूंकि इन दोनों से जोखिम और परिणाम अनिश्चित होते हैं, इसलिए हमें एथिकल स्टैंडर्ड्स की जरूरत होता है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है और रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। जो अगला डायग्राम में क्या दिखाया जा रहा है कि एक जीन को क्या किया जाता है, मॉडिफाई करके इंसर्ट किया जाता है थ्रू प्लाज्मिक वेक्टर, किसमें, प्लांट सेल में। इसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज होता है। तो बच्चों प्लांट के केस में हमेशा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन, जिसके अंदर कौन सा प्लाज्मिड होता है, टीआई प्लाज्मिड होता है, इसी को यूज करते हैं। तो बच्चों जो क्राई प्रोटीन्स यूज किया जाता है वो ह्यूमन के लिए सेफ क्यों है, अगर ह्यूमन खा भी ले वो पत्ते तो उनको कोई बीमारी नहीं होता, क्योंकि हमारे पास क्या होते हैं, इसके लिए रिसेप्टर्स नहीं होते, ह्यूमन सेल्स के पास रिसेप्टर नहीं है तो ये सेल में एंट्री ही नहीं करेंगे। बच्चों अगला क्वेश्चन है, आफ्टर 5 पीसीआर साइकिल्स नंबर ऑफ डीएनए कॉपीज फॉर्म। तो बच्चों हर पीसीआर साइकिल में कितने कॉपी बनते हैं, 1 से 2, नेक्स्ट में 2 से 4। तो इसका फॉर्मूला क्या है, 2 के पावर n। तो अगर 2 के पावर 5 क्या हो गया तो आंसर क्या होगा, 2, 4, 8, 16, 32। तो इस फॉर्मूले को याद रखना है, कोई 100 साइकिल्स भी पूछ सकता है तो उससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ सही आंसर क्या होगा, 32 होगा। तो स्टूडेंट इसी के साथ हम लोग का ये वीडियो खत्म होता है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं किस टॉपिक पे या किस यूनिट से आप एमसीक्यू और ट्राई करना चाहते हैं एग्जाम रिवीजन के लिए। तो बायो गुरु कोशिश करेंगे उसको करना। तब तक हंसते रहिए और एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहिए और चैनल के वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।